जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अगर आप वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, आरओए यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ऐसा टॉपिक्स है जिससे आप नंबर आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं और कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फैक्चुअल डाटा अपने आप लर्न हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको सही से चीज़ों को गेन करना पड़ता है, सही से चीज़ों को समझना पड़ता है। तो हम इसमें यही शुरू करने वाले इंडियन पॉलिटी। देखिए, ये हमारा जो लेक्चर होगा, हम इसमें कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ाएंगे, अलग अलग पार्ट में आते रहेंगे, आधे घंटे के वीडियो रहेंगे और इसमें हम आपको पूरा पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको पढ़ाएंगे, ताकि आप किसी भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपसे कोई सवाल छूटे ना। देखिए, ये जो बुक है, आप इसको भी जान लीजिए, बुक जो है वो घटना चक्र की बुक है, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। और लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि नोट डाउन करने से होता है कि आप जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा वो चीज़ें घूमती रहती हैं। आप लिखते हैं, फिर सुनते भी हैं चीज़ों को, और आप जब रिवीजन करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप चाहे बुक को भी ले सकते हैं, बुक हमने आपको बता दिया घटना चक्र की है, चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में बुक आती है, और आप नोट डाउन भी करते चलिए। और आप चीज़ों को 2-3 बार वीडियो को भी देखिए और खुद से भी पढ़िए। देखिए, पढ़ना आपको पड़ता है, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप अगर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम भी आप ही को देना है, तो आप चीज़ों को पढ़ते चलिए। बाकी मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये जो लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ शुरू करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से। दोस्तों हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी का ये जो लेक्चर है, हम यहाँ से कहाँ से शुरू करने वाले? भारत के संवैधानिक विकास, यानी जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, हम वहाँ से चीज़ों को देखने जाते हैं। और उसमें आप जानते हैं कि जो अधिनियम आए थे, देखिए जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश कंपनियाँ थी, वो जो अधिनियम लेके आई थी, जो एक्ट लेके आए थे, उसी से वो लोग शासन करते गए और कुछ ना कुछ प्रावधान करते गए। और उस समय जो अधिनियम आए थे वो 2 तरह से आए थे। एक तो आया था कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, एक आया था ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन। देखिए, उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो अधिनियम लेके आई थी, वो 2 तरह के अधिनियम लेके आई थी। एक अधिनियम को बोला जाता था कंपनी के अधीन अधिनियम। उसके बाद जो अधिनियम आता है उसको बोला जाता है ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम। तो उस तरह के उस समय 2 तरह के वो अधिनियम लेके आई थी, और उसी से वो लोग हम पर क्या करते थे? शासन करते थे। तो हम यहाँ अभी जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के शासनाधीन जो अधिनियम आए थे, हम उसको देखने वाले। तो उसको दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए, जो कंपनी के शासनाधीन जो अधिनियम थे, उसमें जो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये जो कंपनी के शासनाधीन अधिनियम आता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी 1773 का क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी। यह एक्ट जो था वह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यानी जो 1773 यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको किसने पारित किया था? इसको पारित किया था दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसने? ब्रिटिश संसद ने। अब इसको लाने का उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश कंपनी इसको लेके आई थी, इसको लाने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, कंपनी में उस समय जो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन व्याप्त था, उसी को दूर करना इनका उद्देश्य था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसको लाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, हर एक्ट को लाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका ये उद्देश्य क्या था? कंपनी में उस समय जो व्याप्त भ्रष्टाचार और जो कुप्रशासन था, उसी को दूर करने के लिए इसको लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके अधीन देखिए क्या क्या प्रोविजन किया गया। यानी ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन किया गया था। देखिए उस समय क्या होता था, 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी। एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, एक थी बम्बई प्रेसिडेंसी और एक थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। उस समय क्या था, 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
यानी 3 तरह की प्रेसिडेंसियाँ थी। ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और इस बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। मतलब इसके जो भी शासन के कार्य होंगे वो अभी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन यानी इसके अंतर्गत होंगे। और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो दोस्तों किया जाता है, जो एग्जाम में आपसे हमेशा सवाल पूछा गया है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए क्या होता था 1773 के पहले क्या होता था, जो होता था वो बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। और यही जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाता उसके बाद इसी बंगाल के गवर्नर को बोला जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर के आगे जनरल जैसा शब्द भी जुड़ जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बंगाल जो अंग्रेजी क्षेत्र था उसका कहा जाने लगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है आपसे कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 में। तो देखिए 2 तरह से पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के बाद की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। लेकिन कब किया गया डेट अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आप याद रखिएगा 1774 में, यानी 1774 में। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से याद रखिए। देखिए अब इसके बाद जो आता है एक्ट वो है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आता है। यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रोविजन किए गए। देखिए दोस्तों ये जो सीरीज चलेगी, देखिए ये जो बुक है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाता है। और हमारा इसका अच्छा खासा अनुभव, हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है और लगभग जितने फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप जब तैयारी करेंगे, जब आप बैक ईयर पेपर देखेंगे और टेस्ट पेपर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ऑनलाइन रूप में पूछा जाता है। वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 1784 के, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए इसके अंदर क्या किया गया, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि नियंत्रण बोर्ड का गठन। यानी जो 1784 का एक्ट आता है इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके मामलों में क्या किया गया, जो सरकारी नियंत्रण था उसमें वृद्धि कर दिया गया। यानी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका कंट्रोल और बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। यानी नियंत्रण बोर्ड का मतलब समझते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस नियंत्रण बोर्ड को दोस्तों बोला जाता है, आप देख लीजिए, नियंत्रण बोर्ड को बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया दोस्तों? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। और क्या किया गया इसके अंतर्गत, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो पकड़ मजबूत हो गया, लेकिन कंपनी जो व्यापार करती थी, जो ट्रेड करती थी, उसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया कि मतलब उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वो जैसे व्यापार करना चाहे, अपनी जैसे ट्रेड करना चाहती है कंपनी, वो अपना ट्रेड करती रहे। और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, कंपनी के जितने भी व्यापारिक कार्य थे, यानी जो ट्रेड से रिलेटेड कार्य थे और जो उसके राजनीतिक कार्य थे, जो उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उसको अलग कर दिया गया। यानी जो उसके व्यापारिक कार्य थे और उसके जो राजनीतिक कार्य थे, उन दोनों कार्यों को अलग कर दिया जाता है इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों जो 1786 का अधिनियम आता है, यानी 1786 का अधिनियम आता है, उस अधिनियम के बारे में हम दोस्तों देख लेते हैं। देखिए हम पढ़ के आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। अब बुक हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप साथ साथ क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिए। इसका बहुत इफेक्ट होता है दोस्तों, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को समझ में आएगा। देखिए जो 1786 का अधिनियम आया था, इसमें क्या प्रोविजन किया गया, इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। यानी जो 1786 का एक्ट आता है, इसके तहत क्या किया जाता है, जो गवर्नर जनरल होता था, अभी आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसको विशेष परिस्थिति में, यानी जो स्पेशल कंडीशन होता था, उस कंडीशन में क्या कर सकता था, अपने परिषद के, अपने ही काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता था। यानी उसकी काउंसिल जो निर्णय लेती थी, जो डिसीजन लेती थी, उसको वह रद्द कर सकता था और अपने निर्णयों को लागू कर सकता था। मतलब गवर्नर जनरल स्वयं पूरी काउंसिल के निर्णय को रद्द करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। ये इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, शक्ति दे दिया गया, यानी पावर दे दिया गया।
अब दोस्तों हम देखते हैं जो अगला एक्ट आता है 1813 यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है। जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। और आप देख लीजिए, देखिए इस एक्ट के बारे में अगर हम देखें तो देखते क्या होता है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दोस्तों अब यहाँ यह क्या कहना चाह रहा है, देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके तहत क्या किया जाता है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी के जो ट्रेड से रिलेटेड एकाधिकार थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी उसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ दिया गया दोस्तों चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वो 1813 के एक्ट के तहत क्या किया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन किसके तहत छोड़कर, ये अपवाद है कि चाय, यानी चाय आप जानते हैं ना, वही टी जो आप पीते हैं सुबह सुबह, चाय और चीन, चीन मतलब चाइना है, चाइना के साथ जो ट्रेड होता तो उसको नहीं समाप्त किया गया, उसको बनाए रखा गया। और क्या किया गया इस 1813 के एक्ट के तहत, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। यानी अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी इसको पावर दे दिया कि वो अगले 20 वर्षों तक, आने वाले 20 वर्षों तक क्या करेगा, भारतीय प्रदेशों और भारतीय राजस्व पर यानी भारतीय रेवेन्यू पर अपना नियंत्रण रख सकता है। और इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया, देखिए इसके तहत यह किया गया कि पहली बार यानी प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, वह भी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये। तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों कि प्रथम बार यानी पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, तो वह किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और कितना किया गया था, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, मतलब हर साल 1 लाख रुपये खर्च होगा। देखिए दोस्तों उनका जो शिक्षा पर खर्च करने का उद्देश्य था वो हमें शिक्षित करके बड़े बड़े पदों पर बैठाना नहीं था। उनका शिक्षा का जो उद्देश्य था वो चाहते थे कि जो उनके व्यापारिक काम होते थे उसमें जिन भारतीयों को उनको ज़रूरत थी, क्योंकि वो व्यापार यहीं पे करते थे, तो उसके लिए उन्हें पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति चाहिए था कि उनके ट्रेड जो होते थे वो आसानी से बड़ी मात्रा में चल सके और उनके लिए एक क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर के रूप में भूमिका निभा सके, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। उनके शिक्षा पर खर्च करने का ये उद्देश्य था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो वह किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और कितना किया गया, पर ईयर 1 लाख रुपये खर्च किया गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना किया गया था दोस्तों, तो अब इसको आप ही याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आता 1833 का चार्टर एक्ट, यानी 1833 का क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है। इसके तहत देखिए क्या किया गया, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अभी आपने दोस्तों ऊपर पढ़ा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था कि चाय, आपने देखा टी, चाय और चीन यानी चाइना के साथ छोड़ दिया गया था, बाकी उसके सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, 1830 के चार्टर एक्ट के तहत, कि उसके सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी के, मतलब चाय और चीन के साथ भी जो उसके वाणिज्यिक अधिकार थे उसको भी इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब केवल राजनीतिक कार्य यानी ये केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही कर सकती थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, उसको केवल राजनीतिक कार्य करने का अधिकार दिया गया, केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही कर सकती थी। और देखिए दोस्तों क्या किया गया, अब क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट को। तो आप यहाँ दो याद रखिएगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट कब का, 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक क्या एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट। इन दोनों को देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा गया है, तो आप इस फैक्ट को अपने दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। इसके तहत ये किया गया कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया, और प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया, मैकाले को बनाया गया। तो अगर पूछा जाए कि कानून बनाने के लिए यानी जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस थी उस कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी एक लॉ मेंबर को सम्मिलित किया गया।
एक विधि सदस्य मतलब लॉ मेंबर, जो कानून से संबंधित प्रावधान ये लोग बनाते थे उसके लिए। और उसके लिए प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई दोस्तों? तो उसके लिए सबसे पहले नियुक्ति की गई मैकाले की। तो ये भी पूछा जाता कि प्रथम विधि सदस्य कौन था, यानी प्रथम लॉ मेंबर कौन था? तो वह था मैकाले। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और इस एक्ट के तहत दोस्तों क्या किया गया? बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया है। यानी आपने देखा कि 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी, एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो कानून बनाती थी, उस कानून को बनाने का अधिकार जो है उनसे छीन लिया जाता है। तो आप ये सारे एक्ट और सारे जो जितने फैक्ट दिया गया है दोस्तों, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था 1853 का, उसको हम देख लेते हैं कि उसके तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया था 1853 यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके तहत देखिए दोस्तों क्या किया गया। इसके तहत सबसे पहले किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन था वो कौन निश्चित करेगा? सरकार करेगा। और धन कौन देगा? कंपनी देगा। अभी आपने देखा है ऊपर कि नियंत्रण बोर्ड यानी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन था, जो सैलरी थी, वह सैलरी कौन निश्चित करेगा? सैलरी तो करेगी सरकार, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट या सैलरी निश्चित करेगी। लेकिन इस सैलरी के लिए जो मनी होगा, जो धन होगा, जो रुपया होगा, वो कौन देगी? वह ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। यह प्रावधान किया गया था 1853 के यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसके तहत दोस्तों एक चीज़ और किया गया कि डायरेक्टरों की जो संख्या थी उसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या है, जो कंपनी में जो डायरेक्टर होते थे उन डायरेक्टरों की संख्या क्या कर दी गई? पहले डायरेक्टर कितने होते थे? 24 यानी 24 होते थे। अब इस 24 को घटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 18 कर दिया गया। 18 अभी डायरेक्टर होंगे और इन 18 में से क्या कर दिया गया? 6 जो होते थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। क्राउन का मतलब समझते हैं? ब्रिटिश ताज। यानी यहाँ ब्रिटिश जो ताज होते थे उस समय जो होते तो उनके द्वारा 6 मनोनीत होते। केवल 12 ही कंपनी मनोनीत कर सकती थी, बाकी 6 कौन करते थे? टोटल होंगे 18। पहले 24 थे, 24 से घटाकर दोस्तों कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। इन 18 में से केवल 12 कंपनी नियुक्त करेगी, उन 12 में और जो 6 हैं वो 6 कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन मनोनीत करेगा दोस्तों। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि किस एक्ट के माध्यम से किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम की। ये जो भारत सरकार अधिनियम आता 1858 का है, यानी 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है दोस्तों, इसको देख लीजिए। इससे भी बहुत क्वेश्चन बना गया है कि इससे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया? भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था वह कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। यानी 1858 1858 के तहत क्या किया गया? पहले क्या होता था? भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता था? कंपनी करता था। यानी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जो उनका था, जो लॉ यहाँ पर जो नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, वो उस पर नियंत्रण कौन करता था? कंपनी करती थी। लेकिन अब यह छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। यानी जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश राजमुकुट थी, वही अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन पर क्या करेगी? नियंत्रण करेगी, कंट्रोल करेगी। और भारत राज्य सचिव नाम का एक नया पद आता है। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारत राज्य सचिव जैसा एक नया पद आता है। और क्या किया जाता है इसके तहत? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के ही समस्त अधिकार क्या होते हैं? भारत राज्य सचिव को दे दिए जाते हैं। आपने ऊपर देखा ही दोस्तों कि एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपने एक देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसी तरह एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टरों का अध्यक्ष होता था या जो डायरेक्टरों की नियुक्ति करता था उसको क्या बोलते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो इन सबको कंट्रोल करता था। अब इस दोनों के ही जो अधिकार थे, इस भारत राज्य सचिव जैसे नाम का जो नया पद आता है इसको दे दिया जाता है। पहले ये भारत राज्य सचिव जैसा पद नहीं था, लेकिन इस 1858 के एक्ट के तहत किया जाता है। 1858 के एक्ट के तहत इन दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के समस्त अधिकार किसको दे दिया जाता है? भारत राज्य सचिव जैसा जो नया पद क्रिएट होता है उसको दे दिया जाता है। और दोस्तों क्या किया जाता है इसके तहत? भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अभी दोस्तों आपने 3 डेट को, ईयर को अच्छे से याद रखिएगा। हमने ऊपर ही पहले ही पढ़ रखा है। आप एक याद रखिएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यानी 1773
और आपने इससे पहले पढ़ा 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, और अभी आपने देखा 1858 का एक्ट। अब इन तीनों के तहत क्या किया गया, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों आप जानते हैं कि क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों आपने देखा है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पूरे भारत का गवर्नर, पहले वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन 1833 के एक्ट के तहत क्या किया गया, उसको समूचे भारत यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के एक्ट के तहत क्या कहा जाने लगा, वायसराय। वायसराय का मतलब जानते हैं दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है राजा का प्रतिनिधि, मतलब जो राजा होता है, जो किंग होता है, उसी का प्रतिनिधि होता है, मतलब उसी का अपॉइंट किया हुआ एक बड़ा अधिकारी। अब इसका नाम ही बदल के कर दिया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसके तहत दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त हो गया। अब इसी वायसराय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। तो 1858 के एक्ट के तहत दोस्तों क्या होता है, भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त हो जाता है। अब इसके बाद जो दोस्तों जितने भी एक्ट आते हैं उनको कहा जाता है ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम। हमने अपने अभी ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि एक अधिनियम आता था उसको बोला जाता है दो तरह के अधिनियम आए थे, एक था कंपनी के अधीन अधिनियम, एक था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। तो 1858 आप ये ईयर याद रखिएगा, 1858 से के पहले 1858 से लेकर 1858 के पहले तक के जितने एक्ट थे उनको कहा गया था कंपनी के अधीन अधिनियम। ये जितने भी एक्ट आए थे वो कंपनी के अधीन अधिनियम आए थे। लेकिन 1858 के बाद जो एक्ट आता है, 1858 के बाद जो एक्ट आता है उसको बोला जाता है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाले अधिनियम। इसके बाद उनका वो फीचर बदल जाता है, पहले कंपनी के अधीन अधिनियम थे, इसके बाद हो जाता है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। अब हम दोस्तों देखते हैं इसके अंतर्गत जो सबसे पहला अधिनियम आया था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम, दोस्तों हम उसको देख लेते हैं। देखिए इसके पहले सबसे पहले आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो देखिए दोस्तों ये जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन किया गया। तो देखिए वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई इसके तहत, और अध्यादेश को लागू रहने की अधिकतम अवधि जो थी वो 6 माह थी। आप आज भी जानते हैं, आज भी जो ऑर्डिनेंस आता है जो राज्यपाल, और दो तरह से देखिए ऑर्डिनेंस आता है, राज्यों में कौन जारी करता है ऑर्डिनेंस को, करता है राज्यपाल आज के वर्तमान के समय में, और केंद्र में ऑर्डिनेंस को कौन जारी करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो आज भी जो अध्यादेश आता है वह भी 6 माह तक ही लागू रहता है। तो उसी तरह ये चीज़ें पहले भी थी। 1861 का जो अधिनियम आया है इसके तहत क्या किया गया, वायसराय को आपातकाल में यानी इमरजेंसी में क्या कर सकता था, जो वायसराय होता था वह इमरजेंसी में क्या कर सकता था, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। और यह जो ऑर्डिनेंस था वो अधिकतम कितने टाइम तक लगा सकता था, 6 माह यानी 6 मंथ तक ये अधिकतम लागू रह सकता था। और वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दे दिया जाता है। यानी ये जो 1861 का अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का, इसके तहत क्या किया जाता है, इसी वायसराय को, वायसराय की जो परिषद होती थी, एक जो काउंसिल होती थी, उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है। और विभागीय प्रणाली के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। तो दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा 1861 के एक्ट के तहत और क्या किया जाता है कि जो विभागीय प्रणाली के रूप में किसकी नियुक्ति होती, किसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वह होती है लॉर्ड कैनिंग की होती है। और क्या किया जाता है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था उस परिषद का भी विस्तार कर दिया जाता है। यानी 1861 का ये जो एक्ट आता है इसके तहत दोस्तों क्या किया जाता है, वायसराय की ये जो कार्यकारी परिषद थी, ये जो काउंसिल होती थी, इस काउंसिल का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया, यानी इसका एक्सपेंस कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया दोस्तों, बंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार दे दिए गए ताकि वो कानून भी बना सके और संशोधन भी कर सके। यानी आपने पहला पढ़ा है कि इससे पहले क्या होता है कि बंबई और मद्रास प्रांत से जो तो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। लेकिन इस 1861 का जो एक्ट आता है, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके तहत दोस्तों क्या किया गया कि इस बंबई और मद्रास प्रांतों को पुनः वह अधिकार दे दिया गया ताकि वो अपने लिए कानून भी बना सके और उसका संशोधन भी कर सके। यानी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट अगर वो करना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो भी
कर सकें। अब दोस्तों हम देखते हैं एक 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसको भी हम देख लेते हैं। यानी 1892, देखिए यहाँ देख लीजिए दोस्तों 1892, ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था। देखिए इसके तहत क्या किया गया, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। यानी जो विधान परिषद के जो सदस्य होते थे वो बजट पर क्या कर सकते थे, अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे। यानी 1892 के एक्ट के तहत किया गया है, जो सदस्य होते थे विधान परिषद के वो क्या कर सकते थे, जो बजट जारी होता था। जानते हैं बजट आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, चाहे वो राज्य सरकारों का बजट हो चाहे भारत सरकार का बजट हो, तो बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया जाता है। और सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। यानी 1892 का जो एक्ट आता है, 1892 का जो एक्ट आता है, इसके तहत क्या किया गया कि सार्वजनिक हित का जो मामला था, यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित जो मामला था, उसमें विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब आप प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको 6 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ेगी, बिफोर 6 डेज, तभी आप प्रश्न पूछ सकते, तो भी सार्वजनिक हित के मामलों में। और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर दिया जाता है। दोस्तों जो सीमित अर्थों में क्या होता है, निर्वाचन पद्धति का इसमें आरंभ कर दिया जाता है 1892 के एक्ट के तहत। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ तक जो एक्ट पढ़ा है, आप देख रहे हैं जो एक्ट आए थे, ये भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था, इसी सब एक्ट के माध्यम से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश कराउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक एक्ट लाते गए जो कि उनके हित के लिए होता था। किसी में उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, किसी में उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को छीना, फिर आपने देखा गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय जैसे टर्म को लाया गया, भारत राज्य सचिव का जो पद लाया गया, इससे वो इस देश में क्या करते गए, वो अपनी मजबूती को बनाते गए। इसीलिए तो उन्होंने हमको अपना गुलाम बनाया। जो उन्होंने यहाँ शासन किया 200 साल तक, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, वो कैसे किया, उन्होंने यही छोटी छोटी चीज़ों को एक एक कदम उन्होंने बढ़ाते गए, और एक एक कदम से वो क्या करते गए, हमारे ऊपर नए नए नियम लाते गए। जो भी कुछ वो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, उनका अपना व्यापार बढ़े ताकि उधर इंग्लैंड का भी डेवलपमेंट हो सके, यहाँ से वो पैसा और रेवेन्यू बड़ी मात्रा में ले जा सके। तो दोस्तों हमको इससे एक चीज़ सीखनी चाहिए। इसी तरह क्या करना चाहिए, हमको अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जो छोटे छोटे जो कदम अपना करेंगे, देखिए हमको थोड़ी थोड़ी जब चीज़ों को हम लेके चलेंगे, तभी हम आगे बड़ी बड़ी चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए आज हमने इस टॉपिक को क्लियर किया, फिर अगले दिन हम अगले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो एक दिन ही हमारा कंप्लीटली पूरा तैयार हो जाएगा इंडियन पॉलिटी, जो हमें एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों आप इस सारे फैक्ट को क्या करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 बार आप वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से चीज़ों को लर्न कर लेंगे। आप नोट डाउन भी करते चलिए, आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे ना 2 से 3 बार, तो बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। देखिए नोट डाउन करने का फ़ायदा दोस्तों एक ये होता है कि जब नोट डाउन करते हैं चीज़ों को, तो आप उस कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो आपको पहले से पता है। आप सिर्फ वही चीज़ें नोट डाउन करेंगे जो आपको नहीं पता है। तो आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के दौरान जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में प्रेशर होता है, और रिवीजन ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, एक तो आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं और किस तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों को। आप जितने ही बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, जितना ही आप प्रैक्टिस से यानी टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाएंगे, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी, क्योंकि तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, उस एग्जाम का नेचर भी तभी तो आप समझेंगे ना जब आप बैक ईयर पेपर देखेंगे, क्योंकि आप इतने सारे फैक्ट होते हैं, आप सारे फैक्ट को लेके नहीं चल सकते। आपको एटलीस्ट आपका, देखिए हम जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सबका एक ही टारगेट होता है। हम सबका गोल क्या है, हम सबका टारगेट है ना कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों वहाँ पर हम सेलेक्ट हो जाएं। यानी हमारा टारगेट होता है सिलेक्शन। हमें यहाँ ज्ञाता नहीं बनना, हमें पीएचडी नहीं करना है सब्जेक्ट में, हमें एटलीस्ट सेलेक्ट होना है। हम अगर समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, एमएसडीएम बनना चाहते हैं, यूपीपीसीएस करना चाहते हैं, बैंकिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, सीजीएल के थ्रू जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमारा उद्देश्य होता है कि हम सेलेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों आप अपने टारगेट को अपने दिमाग में लेके रखिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हम अब चलते चलते हम आपसे बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल आप तो जान ही रहे हैं, स्टडी विथ रामा, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विथ रामा। और इसको अपने दोस्तों में, भाइयों बहन में जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी में एक मजबूती प्रदान कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, पूरी इंडियन पॉलिटी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त भाई बहन हो वो भी इससे देखें और अच्छे से चीज़ों को समझें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे जहाँ से हमने आपको छोड़ा है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 का आया था, वहाँ से हम चीज़ों को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।